हम गेम्स क्यों खेलते हैं? टाइम पास के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए। बट क्या आप जानते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है मीडिया और एंटरटेनमेंट के अंडर। बट कोविड के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बहुत सारा इम्पैक्ट आया था। बट वही गेमिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जहां के यूजर बेस भी बढ़े थे और उनकी ग्रोथ भी हुई थी। और हो भी क्यों ना, लॉकडाउन में कुछ तो सोर्स ऑफ टाइम पास चाहिए ही ना। भले ही आप अपने फोन में गेम्स को डाउनलोड नहीं करते होंगे, बट कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी ऐप या किसी ब्राउजर के थ्रू तो गेम खेल ही चुके होंगे। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? तो कुछ कुछ ऐप्स में स्पिन द व्हील खेलने का ऑप्शन होता है, और वही आप गूगल क्रोम तो यूज करते ही होंगे। तो गूगल क्रोम में भी जब इंटरनेट नहीं होता है तो वो डायनासोर वाला गेम आ जाता है, ताकि गूगल क्रोम आपको अपने ब्राउजर के साथ जोड़े रखे जब तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ जाता। तो जब भी हम कोई गेम खेलने के लिए चूज करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वो गेम किस कंपनी ने बनाया है, बट ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो ऐसे गेम्स बनाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक गेमिंग कंपनी के बारे में जो है नजारा टेक्नोलॉजीज। इसका आईपीओ आ रहा है, जो कि पहली ऐसी गेमिंग कंपनी होगी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रही होगी, यानी कि इनके कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम करने वाले हैं नजारा आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस और जानेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो नजारा टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये गेमिंग सेक्टर है और ऊपर से पहली ऐसी कंपनी है जो लिस्ट होने वाली है, तो थोड़ा डर तो बनता है। तो चलिए कंपनी को एनालाइज करने से पहले इस इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की ग्रोथ पर डिपेंड करती है। तो गेमिंग इंडस्ट्री को मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। तो म्यूजिक और मूवीज को तो हम फर्स्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट मानते हैं। तो अगर हम गेमिंग को इन दोनों से कंपेयर करें तो हमें ये पता चलेगा कि यूज़र की एक्चुअल प्रेफरेंस क्या है। और आपको जानकर ये बहुत हैरानी होने वाली है कि 2017 में गेमिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू डबल था मूवीज़ और म्यूज़िक इंडस्ट्री का मिला के, और ये ट्रेंड उसके बाद भी कंटिन्यू हुआ। और इवन 2020 में गेमिंग इंडस्ट्री को 157.5 बिलियन डॉलर्स पे वैल्यू किया गया था, बट वही मूवी एंड म्यूजिक इंडस्ट्री को 38.9 एंड 57 बिलियन डॉलर्स में। ह्यूज डिफरेंस ना। इस चार्ट से आप देख सकते हैं, और ये हम जो डेटा बता रहे हैं वो इंडिया का नहीं बल्कि ग्लोबल डेटा है। बट अगर हम इंडिया के मार्केट की बात करें तो फिर तो बॉलीवुड ही लीडर है, क्योंकि हम अभी भी मूवीज और म्यूजिक को ही प्रेफर करते हैं ओवर गेमिंग्स। जैसा कि आप इस चार्ट से देख पा रहे हैं, 2016 में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को 2 बिलियन डॉलर्स पे वैल्यू किया गया था, और वही गेमिंग को किया गया था 0.5 बिलियन डॉलर्स पे। बट अभी 2020 में गेमिंग इंडस्ट्री 1.5 बिलियन डॉलर्स पे है और बॉलीवुड 0.9 मिलियन डॉलर्स। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि बाय 2023 गेमिंग इंडस्ट्री आउट परफॉर्म कर जाएगी बॉलीवुड इंडस्ट्री को। अब आप भी मेरी तरह यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर इतनी ग्रोथ कैसे है गेमिंग इंडस्ट्री में। हम तो नॉर्मली फ़ोन्स में गेम खेलते हैं, बट हमारे अलावा कुछ प्रोफेशनल गेमर्स भी होते हैं। हम जो गेम्स खेलते हैं वो फ्री टू प्ले होते हैं। मे बी आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हो और उसमें प्रीमियम ऑप्शंस के लिए आपको पे करने के लिए बोला जाए तो शायद आप नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूँगी। बट जो गेमर्स होते हैं वो ये प्रीमियम ऑप्शंस ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और गेम्स प्रोवाइडर्स की भी यही कोशिश रहती है कि वो पहले आपको फ्री में गेम खिलवा के उसकी आदत डलवा दे, एंड देन जब आपको आदत डल जाए आप फ्री से प्रीमियम में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि पबजी की आदत बहुत से लोगों को लग चुकी है और अब वो पे करके कुछ प्रीमियम चीज़ें भी अवेल करते हैं। इसके साथ ही इस इंडस्ट्री में ग्रोथ इसीलिए भी आ सकती है क्योंकि ये सोशल कम्युनिटीज़ के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरे प्लेयर्स से। आपने देखा होगा हम अपने फेसबुक फ्रेंड्स वगैरह के साथ लूडो या पबजी खेल सकते हैं, और बल्कि यही नहीं, जो प्रोफेशनल गेमर्स होते हैं वो अपने गेम्स ऑनलाइन स्ट्रीम भी करते हैं जैसे यूट्यूब वगैरह में। और क्योंकि गेम्स अब पीसी, कंसोल वगैरह के अलावा मोबाइल्स में भी खेले जा सकते हैं, जिससे इनकी कॉस्ट एफिशिएंसी भी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री का लिंक स्मार्टफोन यूजेज से भी है। जैसे जैसे स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ रहे हैं और इंटरनेट चीपर होते जा रहा है, वैसे वैसे गेम यूजर्स के भी बढ़ने के चांसेस हैं। आप इस चार्ट से देख सकते हैं कि मोबाइल गेमर्स कितने ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू पीसी एंड कंसोल। इंडिया का गेमिंग इंडस्ट्री का मार्केट साइज भी 31% की CAGR से ग्रोथ से बढ़ेगा बाय 2023, और इतना ग्रोथ इवन चाइना और USA का भी नहीं है जो कि अभी वो गेमिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सके।
और वही मोबाइल गेमर्स में भी 7% का CAGR ग्रोथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हमने ये तो देख लिया कि इंडस्ट्री में तो डेफिनेटली ग्रोथ है, बट क्या कंपनी में ग्रोथ है और क्या वो सस्टेन कर पाएगी, और ऐसा क्या है इस कंपनी में जिससे देख के राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। चलिए जानते हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजीज को 2 डेकेड्स के एक्सपीरियंस है। वो 1999 में स्टार्ट हुई थी और उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व किया है। नज़ारा बहुत से गेम्स ऑफर करती है, बट उनके 5 मेजर सेगमेंट्स ऑफ गेम्स है। गेमी फील्ड अर्ली लर्निंग्स, ई स्पोर्ट्स, टेलको सब्सक्रिप्शंस, फ्रीमियम, रियल गेमिंग मनी। गेमी फीड अर्ली लर्निंग यानी कि गेम्स के थ्रू जो लर्निंग्स होती है, तो ये बेसिकली बच्चों के लिए रहता है, मतलब प्री स्कूल वालों के लिए। तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप्स हैं। तो ये उन्होंने पेपर बोर्ड्स में 51% का मेजॉरिटी स्टेक लेके एक्वायर किया है, और इनके ऐप का नाम भी है किडोपिया, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। आज की डेट पे ये ऐप 5 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड हो चुका है और करेंटली इनके 3 लाख एक्टिव यूज़र है। नेक्स्ट है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स भी कहा जाता है और बेसिकली इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, कॉल ऑफ ड्यूटी, काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम खेले जाते हैं। इसमें गेम्स की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी होती है और इस हेड के अंडर 2 गेम्स आते हैं, नॉडविन एंड स्पोर्ट्सकीड़ा, और दोनों ही नज़ारा ने एक्वायर किए हैं। और नॉडविन का एक्विजिशन उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि नॉडविन के बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स रहे हैं इवन मार्केट लीडर्स के साथ भी, जैसे कि ESL एंड वैल्व कॉरपोरेशन, जो कि अभी इंडियन स्पोर्ट्स मार्केट को डोमिनेट करते हैं और उनका 80% मार्केट शेयर है। और नज़ारा भी लीड करती है लाइव ई स्पोर्ट स्ट्रीमिंग और ऑन डिमांड ई स्पोर्ट मीडिया कंटेंट कंपनीज में, क्योंकि उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स और ओनरशिप है। और उनकी एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स लीग, ESL इंडिया प्राइमरशिप एंड KO फाइट नाइट्स के साथ। इसके अलावा उन्होंने और भी पार्टनरशिप्स बनाए हैं, जैसे कि एयरटेल के साथ, जो उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। ओवर द ईयर इनके पार्टनर्स, क्लाइंट्स भी बढ़ ही रहे हैं, जैसे कि आप इस चार्ट से देख सकते हैं। और साथ ही इनके प्राइस पूल अमाउंट पिछले 3 सालों में बढ़े हैं, जो कि इंडस्ट्री ग्रोथ भी बताता है। और नज़ारा ने इस ग्रोथ में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है, दैट इज़ अराउंड 73% ऑफ टोटल प्राइस पूल। और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नज़ारा ई स्पोर्ट्स में यूज़र बेस काफ़ी अच्छा है। इवन स्पोर्ट्सकीड़ा भी लार्जेस्ट ई स्पोर्ट्स न्यूज़ डेस्टिनेशन वेबसाइट है, जहां पे आपको ई स्पोर्ट्स और ट्रेडिशनल स्पोर्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि WWE, क्रिकेट, सॉकर एक्सेट्रा। और इनका मंथली एक्टिव यूज़र बेस बड़ा है, अराउंड 47.32 मिलियन विजिट्स होते हैं और अराउंड 20 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे विजिटर्स बढ़ेंगे इनकी वेबसाइट से, उनसे उनका एड रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इसके बाद है टेलको सब्सक्रिप्शंस। टेलको सब्सक्रिप्शंस में आपको बहुत से गेम्स ऑफर किए जाते हैं एज अ वैल्यू एडेड सर्विसेज आपके टेलीकॉम पार्टनर्स के थ्रू। जैसा कि आप इस इमेज से देख सकते हैं कि जियो आपको कौन से गेम्स ऑफर करता है, इन द सेम वे अदर टेलीकॉम्स भी करते हैं। तो नज़ारा भी अपने कुछ पार्टनर्स को ऐसे ही टेलीकॉम सर्विसेज ऑफर करता है। नेक्स्ट है फ्रीमियम का। फ्रीमियम बेसिकली फ्री टू प्ले गेम्स होते हैं, जो हम जैसे लोग प्रेफर करते हैं खेलने के लिए, बट इनमें इन ऐप परचेज होते हैं। इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि ओवरऑल टाइम स्पेंट इन गेम्स में इंक्रीज ही हुआ है इस सेगमेंट में। अब आता है लास्ट, मनी गेमिंग। ये एक स्किल बेस्ड फैंटेसी गेम्स जैसे कि ड्रीम 11 के टाइप के गेम्स हैं, जिसमें आप रियल मनी यूज़ करके खेल सकते हैं। इसमें भी उन्होंने हाला प्ले टेक्नोलॉजीज और स्पोर्ट्स यूनिटी में इन्वेस्ट करके इसे अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया है। अगर हम मार्केट के दूसरे फैंटेसी गेम्स को हाला प्ले से कंपेयर करें, तो आप ये टेबल से देख सकते हैं कि ड्रीम 11 लीड कर रहा है 80+ मिलियन डाउनलोड्स के साथ, वहीं हाला प्ले के सिर्फ 10 मिलियन डाउनलोड्स हैं। वहीं ट्रिविया गेम में नज़ारा का क्यूनामी है, जिसमें बाकी के कंपैरिजन में कम डाउनलोड्स हैं। वैसे तो ये कंपनी में राकेश झुनझुनवाला जी इन्वेस्टेड है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, बट हमें सिर्फ इसी बेसिस पे इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। अब चलिए साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि इन सेगमेंट से रिवेन्यू कितना जनरेट होता है। ये रिवेन्यू बेसिकली सब्सक्रिप्शन फीस के थ्रू जनरेट करते हैं, जैसा कि गेमी फीड अर्ली लर्निंग के थ्रू और ई स्पोर्ट्स की। ये दोनों ही सेगमेंट का अगर हम रिवेन्यू देखें तो 2020 में गेमी फीड अराउंड 7% कंट्रीब्यूट कर रहा है और वहीं ई स्पोर्ट्स 34% टोटल रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस का। बहुत डिफरेंस है, राइट?
बट अगर हम 6 मंथ्स का रिवेन्यू देखें यानी सितंबर 30 तक का, तो गेमीफीड का कंट्रीब्यूशन है अराउंड 39% का और वहीं ई स्पोर्ट्स का 31%। तो ये मे बी कोविड की वजह से हुआ है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं ना कहीं इंगेज रखने के लिए, या जिनके प्री स्कूल का टाइम था बट वो कोविड की वजह से जा नहीं पाए, तो ये लोगों ने ये सारे गेम्स ऑनलाइन लर्निंग के लिए यूज़ किए होंगे। बट ये मे बी सिर्फ कोविड के टाइम्स का ही है, ये परसेंटेज हम ऑल टाइम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव है, बट वही अगर हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो वो नेगेटिव है, जो कि पिछले कुछ सालों में पॉजिटिव था बट लास्ट ईयर का लॉस रहा है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रपोर्शन से अपना एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन एक्सपेंस को बढ़ा लिया। इनका सेल्स लास्ट 3 साल में 9.18% का CAGR ग्रोथ शो किया है, बट वही प्रॉफिट ग्रोथ -79.84% है लास्ट 3 साल का। और इनका प्रॉफिट मार्जिन मार्च 2020 का -10 है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी -3, और इसीलिए इनका कैश फ्लो भी नेगेटिव रहा है 2020 का। और नज़ारा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी अपने गेम्स को ऑफर करता है। इस टेबल से आप देख सकते हैं कि मेजर रेवेन्यू इंडिया से आता है, देन एशिया पैसिफिक, देन नॉर्थ अमेरिका और फिर अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट। इनका ROE भी मार्च 2020 का -5.76% है। और जैसा कि हमने ऊपर देखा कि नज़ारा ने अपने बहुत से गेम्स एक्वायर किए हैं, तो उनका प्लान ही यही है कि वो एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करे जहां वो ऐसे बिजनेसेस को एक्वायर करे जो उनके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस टेक्नोलॉजीज को कॉम्प्लीमेंट करे। और उन्होंने जो भी एक्विजिशंस किए हैं वो सक्सेसफुल रहे और एक सिनर्जी क्रिएट हुई। तो उनका गेम्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना इनके बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है। और ये एक्विजिशन इसलिए भी है क्योंकि हर थोड़े टाइम में न्यू इनोवेशंस, न्यू गेम्स लाने पड़ते हैं, क्योंकि वी एज अ पब्लिक हम चाहते हैं कि हम कुछ न्यू तरीके का गेम्स खेलें, एंड देन वो थोड़े दिन तक काफ़ी ट्रेंडिंग रहता है। बट ऐसा बार बार एक्विजिशन करने से इनके कैश फ्लोज में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक्विजिशंस इनके लिए पॉजिटिव साबित ना हो, जिससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। आप इस टेबल से देख सकते हैं कि लास्ट 5 इयर्स में नज़ारा ने 3000 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं कुछ इन कंपनीज में। इससे हम ये कह सकते हैं कि नज़ारा थोड़ा अग्रेसिव प्ले कर रहा है। इसके साथ ही इनका मेजर एक्सपेंस हो सकता है टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, अपग्रेडेड रहने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो कंपनी को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे रिसेंटली वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंट रियलिटी आया था, तो गेम डेवलपर्स को वो चीज़ जल्दी से इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे तो प्लेयर्स दूसरे गेम में स्विच हो सकते हैं, और इस कंपटीशन को तो न्यू और एग्जिस्टिंग दोनों ही प्लेयर्स फेस करते हैं। नज़ारा भी कुछ अच्छे और वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ compete करती है, जैसे कि सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट, रिलायंस जियो, टेंसेंट, माइक्रोसॉफ्ट गेम्स, और न्यू प्लेयर्स जैसे कि Dream11, MPL, गेम्स 24/7 के साथ भी। और क्योंकि ये इंडस्ट्री में आगे चल के काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और लो एंट्री बैरियर भी है, जिससे न्यू कॉम्पिटिटर्स का आना बहुत ही ईजी है। जब हम गेमिंग कंपनी को एनालाइज करते हैं, हम मोस्टली ये चीज़ें ही देखेंगे कि वेदर उस गेम को कितने डाउनलोड्स मिलते हैं, कितने यूज़र बेस हैं, रिटेंशन कैसा है, किस रेट से कन्वर्जन हो रहा है। इनका वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है। इन्होंने अपने आप को 5 सेगमेंट्स में अच्छे से डिवाइड किया है, जिनके 2 मेजर सेगमेंट्स है, किडोपिया एंड ई स्पोर्ट्स, जहां से इनका मेजर रेवेन्यू आता है। अगर हम किडोपिया की बात करें तो जब से नज़ारा ने एक्वायर किया है, उनके एनुअल सब्सक्राइबर्स 35,000 से बढ़ के 99,000 तक बढ़ चुके हैं। उन्होंने स्टेडी एक्टिवेशन रेट को मेंटेन किया है। उनका एवरेज ट्रायल टू एक्टिवेशन रेट है 75%, यानी अगर 100 लोग ट्रायल ले रहे हैं उसमें से अराउंड 75% कन्वर्ट हो रहे हैं पेड में। इसके साथ ही इनका रिटेंशन रेट कुछ इस तरह है, 1 महीने में 80% लोग यूज़ करते हैं ऐप को, बट देन ग्रेजुअली ये रेशियो कम होता जा रहा है। और इनके सिमुलेशन गेम्स के लिए मंथली एक्टिव यूजर्स अराउंड 13.9 मिलियन है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020, और मेन सिमुलेशन गेम्स के लिए 4.21 मिलियंस के एवरेज डाउनलोड्स है पर मंथ, और 45 मिनट्स का एवरेज टाइम स्पेंट है पर डे। वही चिल्ड्रन गेम्स के लिए एवरेज MAU 8.48 मिलियन है वो फाइनेंशियल ईयर 2020, और 5.17 मिलियन डाउनलोड्स है पर मंथ, एंड एवरेज टाइम स्पेंड पर डे अराउंड 1 आवर का है। वहीं अगर हम ओवरऑल गेम्स की बात करें तो इनका दिसंबर 2020 तक मंथली एक्टिव यूजर अराउंड 57.54 मिलियन है।
ऑल्दो उनके कुछ गेम्स पॉपुलर है, मंथली एक्टिव यूजर भी डिसेंट है, बट स्टिल उन्हें अपनी एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स को इन्हांस करने की नीड है और इसके साथ ही अपनी गेम्स को मोनेटाइज करने की भी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो मिड एंड हार्डकोर गेमर्स जल्दी से स्विच हो जाते हैं इन ऐप परचेज के लिए, बट वही इंडिया रेवेन्यू पर पेइंग यूजर और परसेंटेज ऑफ प्लेयर्स विलिंग टू पे अभी भी कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। बट जैसा कि हमने ऊपर देखा कि इनके फाइनेंशियल्स नेगेटिव में है और इनको हर टाइम कैश की रिक्वायरमेंट होती रहेगी एक्विजिशंस के लिए, और इनका पोस्ट इशू एक्सपेक्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 3400 करोड़ है, तो उस हिसाब से अभी का कंपनी का प्राइस बैंड काफ़ी ज़्यादा है। तो जो अभी का प्रॉफिट है कंपनी का उसका 6 to 7 टाइम्स इन्होंने प्राइस रखा है। तो अगर आप हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड टाइप के इन्वेस्टर हैं तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं, बट वहीं अगर आप मॉडरेट या कंजर्वेटिव हो तो आपके रिस्क के हिसाब से ये कंपनी सूटेबल नहीं है और इवन लिस्टिंग गेन्स भी कुछ खास नहीं है। पी हम ले नहीं रहे हैं क्योंकि इनका EPS नेगेटिव है। इनके प्रमोटर्स हैं विकास मित्तर सेन, नीतीश मित्तर सेन एंड मित्तर इन्फोटेक LLP, जिसमें मित्तर इन्फोटेक LLP अपने स्टेक्स को सेल ऑफ कर रहे हैं, और कुछ अदर शेयर होल्डर्स भी जैसे कि IIFL, यानी कि ये कम्प्लीटली ऑफर फॉर सेल है और इसमें कंपनी को कुछ भी नेट प्रोसीडिंग्स नहीं मिलने वाली है, कंपनी को सिर्फ विजिबिलिटी मिल जाएगी लिस्ट होने से। अब देख लेते हैं IPO की बेसिक डिटेल्स। IPO आ रहा है 17 मार्च को और IPO का प्राइस बैंड है 1100 से 1101 रुपए और IPO का लिस्टिंग डेट है 30 मार्च 2020। आई होप आपको आज की हमारी ये IPO एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। थैंक यू।